अपना हिमाचल और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का बिलासपुर दौरा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2 सीटों पर जीत के बाद सीएम आज बिलासपुर दौरे पर हैं। पर्यटन परिसर भवन की उन्होंने आधारशिला रखी और आधारशिला रखने के बाद मुख्यमंत्री ने जन समस्याएं भी सुनी, तो साथ ही साथ उन्होंने बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां हिमाचल प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, जिसमें 2 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। अब इसके बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बिलासपुर दौरे पर हैं और उन्होंने पर्यटन परिसर भवन की आधारशिला भी रखी। सरकार से 27 फरवरी के बाद हिमाचल प्रदेश में जनता की चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश की गई और उसके बाद से प्रदेश में जो अनिश्चितता का माहौल भारतीय जनता पार्टी ने पैदा करने की कोशिश की और जयराम ठाकुर जी उस अनिश्चितता के माहौल में सबसे ज़्यादा ये कहते रहे कि 4 जून को हमारी 2 सरकारें बनेगी। तो उनका जो आंकड़ा था वो हमें तो समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जिस षड्यंत्र के तहत जनता की चुनी सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे थे, वो आंकड़ा मुझे ऐसा लगता है कि उसी तरीके से वो और विधायकों की खरीद फरोख्त करने की कोशिश करते थे। पहली कोशिश इनकी हुई 29 फरवरी से लेकर तकरीबन 29 मार्च तक सभी विधायक हिमाचल की सीमा के बाहर रहे और 1 महीना तक राजनीतिक षड्यंत्र रचते रहे। मैं हिमाचल की जनता का, देवी देवताओं का और भगवान के आशीर्वाद से हमें फिर 40 सीटें देकर जो 2022 में जनता ने हमें मैंडेट दिया था वहाँ तक पहुँचा दिया। और इस प्रकार की घटना हिमाचल के इतिहास में पहली बार हुई है। तो वही हिमाचल प्रदेश के विधानसभा क्षेत्र देहरा में पहली बार कांग्रेस को अपना विधायक मिला है। भारी मतों से जीत दर्ज कर कांग्रेस प्रत्याशी ने देहरा में रिकॉर्ड बनाकर नया इतिहास रच दिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर ने देहरा के धरती पुत्र होशियार को 9,399 मतों से हराकर विधानसभा सदन में एंट्री पा ली है। अब मुख्यमंत्री के साथ साथ उनकी पत्नी भी विधानसभा में देहरा के विकास के मुद्दे उठाएंगी। जीत के बाद कमलेश ठाकुर देहरा के बगलामुखी मंदिर के दर्शन करने पहुंची और मां का जीत के लिए धन्यवाद भी किया। मैं राजनीति नहीं, मैं समाज सेवा के लिए आई हूँ। मैं राजनीति नहीं मैं करती, राजनीति सीएम साहब करते हैं। आप बात कह रहे थे कि सारे काम में सीएम साहब से करवा लूँगा, क्या वाकई में सच्चाई है? देखिए, तो मैं और कहाँ जाऊँगी, सीएम साहब के पास ही जाते हैं एक विधायक जो जाता है, तो मेरे को करवाने पड़ेंगे और क्या करना। मैं जाऊँगी, पब्लिक के काम लेकर जाऊँगी, यथा योग्य जैसे जैसे काम होंगे मैं लेकर जाऊँगी और मेरे को उम्मीद है कि 10 काम लेके जाऊँगी तो 8 तो हो ही जाएंगे। जैसे जैसे मैंने मतलब कि हमने शुरू किया था, ढलियारा से शुरू किया था अपना, तो जैसे हम सड़क मतलब कि लोग आए, काफ़ी उत्साह था लोगों में, लोग बाहर मिले, मैंने उनका धन्यवाद किया, उन्होंने मेरे को कांग्रेचुलेट किया। तो ऐसे चला हुआ अभी भी दौर और काफ़ी रश है लोगों का कि जो उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग उस बोले कि 25 साल के बाद हमने कांग्रेस का झंडा उठाकर खुशी मनाई है आज। हिमाचल में विधानसभा उपचुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं। इनमें 3 सीटों में से 2 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल कर परचम लहराया है। तो वहीं जीत के बाद कांग्रेस में जश्न का माहौल देखा गया। मुख्यमंत्री आवास ओवर में ढोल नगाड़ों के साथ आतिशबाजी कर जमकर जश्न मनाया गया और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं। हिमाचल की जनता ने हमें 40 सीटें दी थी, 2022 के चुनाव में 40 सीटें दी थी। हमें 40 सीटों पर हमें दोबारा से जनता ने चुनाव जिताकर भेजा कि आपकी 40 सीटें, ये जनता ने तय किया। पर जिस प्रकार की राजनीति खरीदो फरोख्त हिमाचल की राजनीति में हुई है, उसका जवाब जनता ने दिया है और ये सही संदेश भी है कि भविष्य में
कोई भी राजनीतिक दल है इस प्रकार की खरीदो फरोख्त करने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि जनता हिमाचल की बड़ी जागरूक है और जागरूक मतदाता ने आज अपना फैसला सुनाया है। और 3 जो आजाद विधायक थे इनको इस्तीफा देने की जरूरत नहीं थी, जिसमें से आज 2 चुनाव हार रहे हैं, एक पर हम थोड़े वोटों से पीछे चल रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि इन 3 विधायकों को इस्तीफा क्यों दिया? ये तो आजाद विधायक थे, कांग्रेस पार्टी काम नहीं करती, भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाते, लेकिन जनता ने इनको भी सबक सिखाया। यही जनता की जीत है। से बात करते और उसका कुछ ना कुछ सरकार अवश्य उन बातों पर ध्यान देती, पर आपने ये सोचा कि हम बीजेपी को ज्वाइन करें और तीनों के तीनों ने बीजेपी ज्वाइन करके बीजेपी के कैंडिडेट बने, तो ये बात कहीं ना कहीं लोगों को गले नहीं उतर रही थी और उन्होंने अंततः यही फैसला किया कि कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस के ही प्रत्याशी को हम इस बार जिताकर भेजे। सफर किया और इसका भी लोगों के मन में ये था कि नहीं, अंततः हमको कांग्रेस को ही लाना है, कांग्रेस को ही जिताना है, क्योंकि यही एक पार्टी है जो कि देश का भला कर सकती है। ये जनता का फरमान है कि जो उन्होंने मत 2022 के आम चुनावों में दिया था उसका रिस्पेक्ट भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया और जिस तरीके से देश के हर कोने में ये चुनी हुई सरकारों को गिराने का प्रयास करते हैं उसको ये हिमाचल में भी लागू करने का असफल प्रयास कर रहे थे। मगर हिमाचल की जनता पढ़ी लिखी है और हिमाचल की जनता ने पीछे लोकसभा में जिस तरीके से अलग मैंडेट के साथ आगे बढ़े, मगर इस बारी उन्होंने बिल्कुल साफ तरीके से कांग्रेस पार्टी को मैंडेट दिया है। ये इस चीज को दर्शाता है कि दल बदलने की राजनीति को प्रदेश के अंदर पूरे तरीके से नकारा गया है और प्रदेश सरकार को मजबूत किया गया है, कांग्रेस पार्टी को मजबूत किया गया है और हम अपना कार्यकाल पूरा भी करेंगे और अगले चुनावों में भी कांग्रेस पार्टी का अच्छा प्रदर्शन प्रदेश के अंदर रहेगा। हिमाचल प्रदेश में 3 विधानसभा उपचुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं, जिनमें हमीरपुर सीट पर बीजेपी उम्मीदवार आशीष शर्मा ने जीत दर्ज की है। इसी को लेकर आशीष शर्मा से जनता टीवी ने खास बातचीत की। क्या कुछ उनका कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। आशीष शर्मा जी के घर में जो यहाँ हमीरपुर के हैं नवनिर्वाचित विधायक जो है बने हैं, आज उनके घर में जो खुशी का माहौल है। हम आशीष शर्मा से बातचीत करना चाहते हैं, उनके घर में मौजूद हैं। काफी लोग जो हैं उन्हें बधाई देने के लिए पहुंच रहे हैं। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आशीष शर्मा के घर में जो है लोग बधाई देने के लिए पहुंचे हैं। 1571 मतों से इन्होंने जीत हासिल की है आशीष शर्मा ने। आप यहाँ देख रहे, हम बात कोशिश करेंगे आशीष शर्मा जी से। मैं आपको बात करेंगे आशीष जी से। आशीष जी से बात करेंगे हम। आशीष जी, आपने चुनाव में जीत हासिल की है, इसका श्रेय आप किसे देंगे? इसका श्रेय मैं हमीरपुर की देवतुल्य जनता को दूंगा, सारे माताओं को, बहनों को, युवाओं को, बुजुर्गों को दूंगा और 98% हिंदुओं वाले इस अपने क्षेत्र को दूंगा, जहाँ पे जो ये बयान उल्टे सीधे दिए गए कांग्रेस के नेताओं ने, और लेकिन जनता ने अपना आशीर्वाद रखा। मैं पूरे देवतुल्य जनता विधानसभा क्षेत्र की उनको ये मैं श्रेय दूंगा। आशीष जी, जब आप निर्दलीय विधायक लड़े थे तो आपने 13,000 मत हासिल किए हैं, इस बारी क्यों मार्जिन कम हो, क्या कहेंगे आप? देखिए, उपचुनाव है, सरकार का पूरा जोर था। विधानसभा क्षेत्र हमीरपुर सदर है, मुख्यमंत्री जी जिले से हैं, सरकारी पूरे तंत्र का दुरुपयोग किया गया, हर संभव कोशिश की गई, धन बल का प्रयोग किया गया, पैसे बांटे गए, शराब बांटी गई, पुलिस विभाग जो है वो मुख्यमंत्री जी के बोलने पे काम कर रहा था, डिपार्टमेंट के लोग शराब बांट रहे थे, गांव-गांव जा रहे थे, झंडे नहीं लगाने दिए, डंडे कहीं पोस्टर नहीं लगाने दिए, कई तरह का मिसयूज पावर्स का किया गया। लोग डराए गए, धमकाए गए, व्यापारी वर्ग डराया गया, धमकाया गया, जो एम्प्लॉय है वो डराया गया, धमकाया गया। उसके बावजूद लोगों ने अपना आशीर्वाद रखा। तो ये जो 1500 वोट है 15,000 से कम नहीं है। अगर यही चुनाव आम चुनाव होता तो शायद ये लीड 15-20 हजार से ऊपर जाती, लेकिन इन लोगों ने जो सत्ता का दुरुपयोग किया, तब भी हमीरपुर की जनता ने इनको मुंह की दिखाई है कि ये जो धनबल की राजनीति नहीं है, यहाँ पे वो जीतता है जो लोगों के बीच में रहता है और जो सत्य की लड़ाई लड़ता है। क्या आप भाजपा के प्रत्याशी रहे हैं, कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है भीतरघात हुआ है? निश्चित तौर से हुआ है, दिखा है, कई जगह हुआ है, भीतरघात हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं।
और मैंने जो है मैं अपने जो भी हाईकमान के समक्ष प्रदेश प्रदेश जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष के समक्ष ये सारी चीजें रखूंगा, किस किस ने क्या क्या किया है पूरे आंकड़ों सहित रखेंगे। उसमें कई लोगों की रिकॉर्डिंगें हैं, कई लोगों के मैसेजेस हैं, कई फोन कॉल्स किए गए हैं, अधिकारी जो पदाधिकारी हैं जो पद पे बैठे हुए हैं उन लोगों ने किए हैं। मैं तो बिल्कुल रखूंगा इनके समक्ष। जो लोग पार्टी को माँ कहते थे उन्होंने माँ की पीठ में छुरा घूम पाए, किस लिए घूम पाए ये बताएं वो, और मैं तो चाहूंगा कि उनके ऊपर जल्द से जल्द पार्टी कार्रवाई करे। अजीज जी, सरकार कांग्रेस की है, आप विधायक भाजपा के विपक्ष में बैठेंगे, कैसे जनता के काम होंगे? देखिए, पहले इंडिपेंडेंट विधायक था तब भी ये कोई काम नहीं करते थे, लेकिन तब अगर आवाज उठा नहीं पाते थे ये सोच के कि भाई कहीं बुरा ना मान जाए, का काम करना तो वो कर देंगे। आज अगर विपक्ष का विधायक जोर शोर से जो ये सरकार चली है इसके भ्रष्टाचार के विरुद्ध उठाएंगे, जो जिस तरह से ईडी की रेड्स हो रही हैं नदौन क्षेत्र में, मुख्यमंत्री का डायरेक्ट हाथ उसमें, मुख्यमंत्री ने कोई बयान नहीं दिया इसके ऊपर, वो सारा का सारा विधानसभा के अंदर रखेंगे। जवाब चाहिए लोगों को कि क्या आप ये सब करने के लिए चुने गए हैं, सारे मुद्दे रखेंगे, काम अपने करवाएंगे। रही बात काम की, तो वैसे भी सरकार के पास कोई पैसा नहीं काम करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए। जो काम चले हुए, रोड वर्क चला है या वाटर सप्लाई स्कीम्स के काम चले हैं, वो सब सेंटर का पैसा आ रहा है, नबार्ड के तहत पैसा आता है, वो लगता है सर। स्टेट गवर्नमेंट के पास तो हालात ऐसे हैं कि इनके पास तो पैसा ही नहीं है। अभी 125 यूनिट जो पिछले बिजली का बिल आ रहा था वो भी इन्होंने खत्म कर दी है सब्सिडी। तो ये तो मजबूती के साथ रखेंगे। और जो यहाँ पे विकास की बात है, हमें पूरा आश्वासन दिया गया है, सेंटर से भी हम पैसा लाएंगे, चाहे एमपी फंड से लाएंगे, चाहे जो हमारे राज्यसभा के मेंबर हैं उनसे पैसा लेके आएंगे, जो क्षेत्र में काम होगा उनको करवाया जाए। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ आशीष शर्मा जी, उन्होंने हमारे से बातचीत के लिए उन्होंने कहा कि विकास ही हमीरपुर की जनता का उद्देश्य है और उसे करवाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। हमीरपुर से जनता टीवी के लिए अशोक राणा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश की नालागढ़ सीट पर उपचुनाव के लिए 10 जुलाई को मतदान के बाद नतीजे सामने आ गए हैं। इस पर पूर्व निर्दलीय विधायक और बीजेपी उम्मीदवार केएल ठाकुर को हरदीप बावा से हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस उम्मीदवार हरदीप बावा ने बीजेपी प्रत्याशी केएल को 8,990 मतों से मात दी। सोनिया गांधी जी, हमारे पार्टी के नेता हमारे राहुल गांधी जी, श्री खड़गे जी, प्रियंका जी और हमारे प्रभारी शुक्ला जी, और खास तौर पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, हमारी पार्टी की अध्यक्षा श्रीमती रानी प्रतिभा सिंह जी और हमारे उप मुख्यमंत्री हमारे मुकेश अग्निहोत्री जी, उनके साथ साथ हमारे इस इलेक्शन के इंचार्ज रोहित ठाकुर जी और हर्षवर्धन चौहान जी और हमारे राम कुमार जी और हमारे रामलाल ठाकुर जी, मैं सभी नेताओं, कौल सिंह जी, मैडम आशा कुमारी जी, मैं इन सब का नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज मुझे, और खास तौर पे अपने नालागढ़ की प्रबुद्ध जनता का मैं कोट उनको प्रणाम करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे अपने इलाके की नालागढ़ की नुमाइंदगी करने के लिए चुना। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को का इसलिए भी धन्यवाद करता हूं कि आज ये सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार की नीतियों की वजह से आज ये जीत जो है वो हुई है। और मैं अपनी नालागढ़ की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि नालागढ़ को आगे ले जाने के लिए विकास के रास्ते पर मैं किसी प्रकार की कोई कमी जो है हम लोग रहने नहीं देंगे। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार पिछले 1.5 साल से चल रही है। इस दौरान लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 4 लोकसभा सीटें जीती, तो वहीं विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी ने हमीरपुर सीट जीती। मुख्यमंत्री अपने जिले की सीट नहीं जीत पाए। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार विगत 1.5 वर्ष से चल रही है। इसी मध्य लोकसभा के चुनाव हुए। लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस सरकार ने और कांग्रेस पार्टी ने व्यय किया, बड़ी मात्रा में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, धन बल का इस्तेमाल किया। उसके बावजूद 4 पार्लियामेंट में से 4 की 4 पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े अंतर के साथ जीती। 68 विधानसभा क्षेत्रों में 61 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी। 12 मंत्री प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को मिलाकर के 10 मंत्री अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव हारे। 10 जुलाई को हुए
3 उपचुनावों में हमीरपुर उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी जीती। माननीय मुख्यमंत्री जी का अपना गृह जिला, मुख्यमंत्री जी ने हमारे विधायक के ऊपर बड़ी भारी मात्रा में झूठे मुकदमे बनाए, डर भय आतंक का माहौल बनाया। हमारे कार्यकर्ताओं को चुनाव प्रचार करने से पुलिस ने लगातार रोका, जबकि सरकारी मशीनरी, सरकारी अमला पूरी तरह कांग्रेस पार्टी का काम करता रहा। मुख्यमंत्री स्वयं 7 दिन हमीरपुर के गली मोहल्लों में खाक छानते रहे। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी हमीरपुर का चुनाव जीती। विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ ज्वालामुखी मंदिर में आज मां ज्वाला का प्रकाटोत्सव मनाया गया, जहां श्रद्धालु बड़ी श्रद्धा से मां ज्वाला को भोग प्रसाद भेंट कर रहे हैं। इस अवसर पर मंदिर को 100 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। रंग बिरंगी लाइटें भी लगाई गई हैं, जिससे मां ज्वाला के दरबार की भव्यता और ज्यादा दिव्य लगी। इसके अलावा मां ज्वाला के प्राकोटोत्सव पर मंदिर में मां को विभिन्न प्रकार के 56 भोग अर्पित किए जाएंगे। शक्तिपीठ ज्वालामुखी में आज मां ज्वाला का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। इस अवसर पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने अपनी बेटी आस्था के साथ मां के दर्शन पूजन किए और मां का आशीर्वाद लिया। तो वहीं डिप्टी सीएम ने विधानसभा उपचुनाव के नतीजों पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पर विश्वास जताया है। तो वहीं प्रदेश में बीजेपी का ऑपरेशन लोटस पूरी तरह से फेल साबित हो गया। उपचुनावों में ऑपरेशन लोटस जो था बीजेपी का, वो पूरी तरह डिफीट हो गया है। और हम 40 थे जब सरकार बनी थी, वो जनादेश हमने फिर से हासिल कर लिया है। एक साजिश हुई, एक षड्यंत्र हुई हिमाचल प्रदेश की सरकार को तोड़ने की, लेकिन जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। तो वहीं कुल्लू जिले में 15 जुलाई से 15 सितंबर तक रिवर राफ्टिंग, रिवर क्रॉसिंग और पैराग्लाइडिंग जैसी विभिन्न साहसिक गतिविधियों को स्थगित कर दिया गया है। इसी को लेकर जिला पर्यटन अधिकारी सुनैना शर्मा ने सभी पर्यटन इकाइयों को आदेश जारी कर दिए हैं। इन नियमों के तहत बरसात के दिनों में साहसिक गतिविधियों पर रोक रहेगी। ऐसे में अब कुल्लू मनाली आने वाले पर्यटकों को 15 सितंबर के बाद ही रिवर राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग जैसी साहसिक गतिविधियों का आनंद मिल सकेगा। देखिए, जहाँ तक बरसात की बात है, तो बरसात तो जिस दिन अभी भी बारिश हो रही है, उस वक्त भी जो है वो एडवेंचर गतिविधियां जो है वो नहीं की जा रही हैं, परंतु ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर जो है 15 जुलाई से लेकर 15 सितंबर तक हर तरह की जो एक्टिविटीज है, चाहे वो राफ्टिंग है, पैराग्लाइडिंग है, जिप लाइन, रिवर क्रॉसिंग, जितनी भी इस प्रकार की एडवेंचर गतिविधियां हैं, वो सारी जो है वो बंद कर दी जाएंगी। जो नदी किनारे जितने भी हमारे होटल्स हैं, उन सबको हमने जो है वो डायरेक्शन जो है वो जारी कर दिए, निर्देश जारी कर दिए हैं कि किसी भी होटल को जो है ये अलाउड नहीं है कि नदी के किनारे जो है टेबल्स लगा के वहां पे जो है लोगों को वहां पे जो है वो सर्विस की जाए। साथ ही साथ जितने भी लोग हैं जो जिनके होटल नदियों के किनारे हैं, उनको ये खास हिदायत दी गई है कि वो जितने भी टूरिस्ट उनके आसपास आ रहे हैं, उन सबको जो है इस बारे में अवेयर कराएं कि जो नदी नालियां बरसात में उफान पे रहते हैं और कोई भी उस तरफ ना जाए। तो वहीं नाहन जिले में लगातार डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं। इसी के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग की ओर से जागरूकता रैली निकाली गई। इस रैली को धाकेड़ा की बीएमओ मोनिशा अग्रवाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने बताया कि नाहन में डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। डेंगू का प्रकोप चल रहा है। मेनली हमारा अमरपुर मोहल्ला ज़्यादा अफेक्टेड है इससे। डेंगू नॉर्मली हमारा सितंबर अक्टूबर में फैलता है, बट एनवायरमेंटल चेंजेस कह लीजिए आप, इसके कारण इस वक्त थोड़ा जल्दी शुरू हो गया है हमारा डेंगू, जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। जो इसके आंकड़े हैं वो 93 केसेस ऑलरेडी आ चुके थे, बट मेडिकल कॉलेज में कल कुछ और केसेस भी आए हैं, और उसका मैं अभी आंकड़ा नहीं देना चाहती बिकॉज एग्जैक्ट आंकड़ा मेरे पास नहीं है।
तो अगर हम मिलाएं तो 100 को क्रॉस कर चुके हैं ये डेंगू के केसेस। तो वह लगभग 1 वीक पहले से ही हमारी जो टीम्स हैं आशाज की, वर्कर्स की और हेल्थ एजुकेटर, वो अमरपुर मोहल्ला में रोज जा रहे हैं और लोगों को जागृत कर रहे हैं। बिकॉज आपको मालूम है कि डेंगू का ट्रीटमेंट तो कोई ज़्यादा होता नहीं है, प्रिवेंशन ही इसमें प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंशन ही हमें डेंगू को लेके करनी है। पांवटा साहिब के सिविल अस्पताल में कई वर्षों से एनेस्थीसिया डॉक्टर का पद खाली चल रहा था, जिससे ऑपरेशन थिएटर भी बंद था। साथ ही मरीजों को भी काफी परेशानी होती थी, लेकिन अब मरीजों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। डॉक्टर अतुल शर्मा ने अस्पताल में एनेस्थीसिया का पदभार संभाल लिया है। अब अस्पताल में ऑपरेशन हो सकेंगे और जनता को भी काफी राहत मिलेगी। तो वही किन्नौर के चीन सीमांत के करीब 53 गांव केंद्र सरकार के वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत विकास कार्यों को गति देने के लिए सरकार ने विशेष श्रेणी में रखा है, क्योंकि किन्नौर के चीन सीमांत ग्रामीण इलाकों में सुविधाओं के न होने के चलते सुविधाओं की तलाश में ग्रामीण इलाकों के मैदानी इलाकों की ओर विस्थापित हो रहे हैं, जिसके चलते कई इलाकों में पंचायत के कागजों के अलावा गांव के अंदर असल में जनसंख्या कम होती जा रही है। ऐसे में केंद्र सरकार की ओर से इस विस्थापन को रोकने का कार्यक्रम शुरू किया गया है, ताकि चीन सीमांत ग्राम पंचायतों में हर किस्म के विकास के कार्यों की पूर्ति के बाद ग्रामीणों को गांव के अंदर हर सुविधाएं मिल सके। 53 गांव ऐसे हैं जो कि वाइब्रेंट विलेज की स्कीम में इंक्लूडेड हैं। उनमें से 32 गांव ऐसे हैं जो कि पॉपुलेटेड हैं, बाकी गांव ऐसे हैं जहाँ पे कोई पॉपुलेशन नहीं रहती। तो जो भी पॉपुलेटेड गांव हैं उनके डिफरेंट तरह के प्रोजेक्ट्स हैं जो कि हमने सबमिट किए हैं। खासकर जो बिजली बोर्ड या फिर बिजली प्रोविज़न को लेके हमारे 15-16 प्रोजेक्ट करीब ऐसे हैं जो कि वाइब्रेंट विलेज में अप्रूव हो गए हैं और उनके तहत कार्य चल रहा है। इसके अलावा जितने भी हमारे ग्राम सभा, ग्राम पंचायत के माध्यम से प्रपोजल आए थे वो काफ़ी सारे ऐसे हैं जो वाइब्रेंट विलेज में प्रपोज किए गए हैं। कुछ लेटेस्ट जो हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी हुई थी उसमें ये देखने में आया था कि खासकर इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स कैसे ऐड किए जाएं उसके बारे में चर्चा की गई और डिस्कशन की गई कि कुछ प्रोजेक्ट्स हम थोड़े से लीक से हटकर अलग प्रोजेक्ट डालें। सिर्फ जैसे कि पिछले प्रोजेक्ट हमारे काफ़ी सारे कम्युनिटी भवन और इस तरह के प्रोजेक्ट्स थे, जिसके बारे में ये चर्चा की गई कि लीक से हटकर कुछ प्रोजेक्ट हम डालें। तो इसमें कुछ प्रोजेक्ट जैसे हमने एक आइस हॉकी स्टेडियम रक्षम में वो प्रोजेक्ट है खेलो इंडिया के तहत, वो प्रोजेक्ट हम सबमिट कर रहे हैं। वाइब्रेंट विलेज और ऊर्जा से संबंधित प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे ऐड किए गए हैं। तो जैसे ही हमको विभिन्न मिनिस्ट्रीज के चलिए अपना हिमाचल में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।